फॉर द बैकग्राउंड म्यूज़िक। मुझे पता है बैकग्राउंड में थोड़ा बहुत साउंड मिलने वाला है क्योंकि आज एसी नहीं चल रहा है और सिर्फ फ़ैन है और मेरा माइक अभी मेरे पास नहीं है, सो इसीलिए आज थोड़ा सा प्रॉब्लम होगा, पर मैं आशा करती हूँ ज़्यादा प्रॉब्लम नहीं होगा। हम लोग फाइनली हम लोग क्लास 11 की स्टार्टिंग कर चुके हैं, सीरीज़ स्टार्ट करने वाले हैं। पहले जूलॉजी से स्टार्ट करेंगे। ओके, तो आज डे 1 है हम लोग का जूलॉजी में। तो पहला चैप्टर हमारा है ब्रीदिंग एंड एक्सचेंज ऑफ गैस। तुम लोग को दिख ही रहा है चैप्टर, ठीक है, थंबनेल भी पढ़ चुके हो तुम लोग, सो इट्स क्लियर टू यू ऑल दैट यू नो द चैप्टर्स नेम एंड मेक श्योर दैट यू आर गोइंग टू रिवाइज दिस चैप्टर। PDF जो है तुमको टेलीग्राम में मिल जाएगा। मैं ऑलरेडी बहुत बार बोल चुकी हूँ, मेघा चक्रवर्ती बोल के मेरा टेलीग्राम है, डिस्क्रिप्शन में लिंक भी डाल दूँगी, वहाँ से PDF प्लीज़ कलेक्ट कर लो। ओके, जस्ट कलेक्ट इट। ओके, ठीक है, चलते हैं, अब स्टार्ट करते हैं। ठीक है, यहाँ देखो ब्रीदिंग एंड एक्सचेंज ऑफ गैस, थोड़ा बहुत जूम कर देती हूँ मैं। यहाँ पे देखो ये जो रेस्पिरेशन है, रेस्पिरेशन का मीनिंग क्या होता है? इनटेक ऑफ गैस, नहीं, इनटेक अलग होता है और एक्सलेशन वो अलग होता है। ठीक है, रेस्पिरेशन के दो भाग होते हैं, एक होता है इनहेलेशन, एक है एक्सलेशन। ओके, इनहेलेशन का मतलब है कि मैं ऑक्सीजन को इनटेक करूँगी, एक्सलेशन का मतलब है मैं CO2 का रिलीज़ करूँगी। ओके, अब इनटेक ऑफ O2 इज़ नेसेसरी, ठीक है, ये नेसेसरी है, और वैसे ही CO2 को रिलीज़ करना भी नेसेसरी है। ठीक है, ये दोनों बहुत ही इंपॉर्टेंट है। क्यों O2 को मैं क्यों रिलीज़ कर दूँ मैम, कि मतलब क्यों इनटेक कर दूँ मैम? क्योंकि ब्रेक डाउन इनटू द सिंपल मॉलिक्यूलर लाइक ग्लूकोज, अमाइनो एसिड एंड फैटी एसिड, वो बहुत ऐसे अमाइनो एसिड्स या तो फैटी एसिड्स या तो कोई भी अमाइनो ग्रुप को ब्रेक करने में काफ़ी ज़्यादा हेल्प करता है। और एक्सलेशन की बात करूँ तो वो हार्मफुल रिलीज ड्यूरिंग द कैटाबॉलिक रिएक्शन, जो कि हमारे लिए बहुत ज़्यादा अनसेफ होता है, इसीलिए उसका निकल जाना ही सबसे ज़्यादा बेहतर होता है। देखो तुमको यहाँ पे एक पैराग्राफ मिलेगा जहाँ पे तुम लोग को रेस्पिरेटरी ऑर्गन्स के बारे में दिया रहेगा। तो मैंने क्या किया, मैंने वही वाला पैराग्राफ ना पूरा टैबुलर फॉर्म में लिख दिया। ठीक है, यहाँ पे मैंने ऑर्गेनिजम्स लिखा, यहाँ पे मैंने टाइप ऑफ एक्सचेंज लिखा। ठीक है, तो यहाँ पे देखो स्पॉन्जेस, कोलेंट्रेट्स, प्लेटफॉर्म, वो सब सिंपल डिफ्यूजन होता है। ठीक है, अर्थवॉर्म एंड इंसेक्ट्स, एक तो अर्थवॉर्म देखो मॉइस्ट क्यूटिकल होता है, और इंसेक्ट्स जो होता है ना वो नेटवर्क ऑफ ट्यूब्स होता है। ठीक है, वो नेटवर्क ऑफ ट्यूब्स होता है। देखना मेरे बायोलॉजी ईज में भी मैंने यही वाला टेबल बना कर रख दिया है तुम लोगों के लिए, थोड़ा सा नीचे स्क्रॉल करते तुम्हें मिल जाएगा। ऑल्सो मैं एक बात बता दूँ, बायोलॉजी ईज़ हर चैप्टर का एक बायोलॉजी ईज़ मेरे चैनल पे मिलता है। ठीक है, उसमें कुछ नहीं रहता है, पैराग्राफ के पास एक शॉर्ट नोट करके मैं बना देती हूँ। वैसे तो तुम लोग नोट्स कभी कभी कलेक्ट नहीं करते हो, तो सोचो तुम्हारे पास नोट्स कलेक्ट करने जैसा डेटा बचा नहीं है। बहुत लोगों का होता है, मैंने बहुत सारे ऐसे लोगों को देखा जिसके पास, सोचो अभी के टाइम पर वाईफाई नहीं है, अब तुम इतना ज़्यादा नोट्स डाउनलोड करोगे तो तुम्हारा इंटरनेट क्या होगा, खर्चा हो जाएगा। ठीक है, इंटरनेट खर्चा हो जाएगा। तो टू सेव दैट टाइम, नोट्स प्लस NCERT अगर तुम लोग चाहते हो ना, तो तुम लोग ये ईज़ को यूज़ करके देखो एक बार। मैं ट्रस्ट मी, मैंने ईज़ को इतना अच्छे से बनाया है कि पैराग्राफ के पास तुम्हें उसका शॉर्ट नोट दिखेगा। पैराग्राफ पढ़ के भी समझ नहीं आया तो शॉर्ट नोट्स तो तुम लोग को रटे जाएगा। ठीक है, पैराग्राफ अगर समझ नहीं आया, पास वाला शॉर्ट नोट देखो, फिर पैराग्राफ को पढ़ो, तुमको पूरा समझ में आएगा कि पैराग्राफ में लिखा क्या हुआ है। सो प्लीज़ वंस यू ट्राई द बायोलॉजी ईज़, जो कि मैं हर एक चैप्टर के लिए कोशिश कर रही हूँ देने की, जो चैप्टर्स बाकी है वो भी देते रहूँगी जब लेक्चर अपलोड होता रहेगा। ऐसा नहीं है कि सिर्फ इसी साल के लिए दे रही हूँ, हर साल होगा, मैं हर साल दूँगी। ओके, जैसे होगा वैसे दूँगी। अगर कोई पोर्शन मिस जा रहा है तो वो भी बायोलॉजी ईज़ में मार्क रहेगा कि ये पोर्शन एब्सेंट हो चुका है इस साल से। ठीक है, आई होप आई एम क्लियर टू यू ऑल। ठीक है, फिर क्या है, आर्थ्रोपोड्स है। आर्थ्रोपोड्स में क्या होगा, गिल्स होगा। ठीक है, मोलस्कस में क्या होगा, लंग्स होगा। ओके, फ्रॉग में क्या होगा, मॉइस्ट स्किन होगा। तो ये कुछ रेस्पिरेटरी ऑर्गन्स है। यहाँ से MCQ आने का 100% चांस नीट के लिए MCQ आने का 100% चांस, नॉट ओनली नीट फॉर बोर्ड ऑल्सो, बोर्ड भी, और हो सके तो CUET, पर CUET में यहाँ से ज़्यादा देता नहीं है स्टिल। ओके मैम, समझ गए, फिर इतना समझ गए। अब ह्यूमन रेस्पिरेटरी सिस्टम देख ले, चलो देख लेते हैं। देखो ये है हमारा एक्सटर्नल नॉस्ट्रल से क्या होता है ना, पैसेज पे जाता है, पैसेज से चेम्बर जाता है, वहाँ से फेरिंग्स जाता है। ठीक है, अब देखो ये जो मेरे फेरिंग्स है ना, ये क्या होता है, कॉमन पैसेज फॉर फूड एंड एयर। इसको हम लोग क्या कहते हैं, एक कॉमन पैसेज होता है जो वहाँ से फूड और एयर दोनों जाते हैं। अच्छा, फेरिंग्स कहाँ जाता है, लैरिंग्स के पास। लैरिंग्स क्या होता है, वो एक काइंड का साउंड बॉक्स होता है, वहाँ से हमारी गले की आवाज़ निकलती है। क्या निकलती है, आवाज़ निकलती है। ठीक है, वही लैरिंग्स से वो ग्लोटिस में जाता है। ग्लोटिस एक ऐसा पोर्शन होता है जो फ्लैप की तरह काम करता है। हम लोग हमेशा कहते हैं ना कि खाना खाते वक्त बात नहीं करना चाहिए। क्यों नहीं करना चाहिए, क्योंकि एक कार्टिलेजिनस फ्लैप होता है जो
खुलता है और बंद होता है। बंद हो जाता है जब हम लोग खाना खाते हैं और खुलता है जब हम लोग बात करते हैं। तो अगर हम लोग दोनों एक साथ करने लग जाएंगे तो वो खुल बंद होगा। तो खुल बंद होते होते अगर वो खाना खाते के वक्त खुल गया तो हमारी उससे मौत भी हो सकती है। हमारी क्या हो सकती है? मौत भी हो सकती है। ठीक है, तो हम ऐसा कोई भी काम नहीं करने वाले हैं जिससे हमारा कोई भी डेंजर हो। इसीलिए आज से खाना खाते वक्त बात नहीं करना है, समझ गए? और अगर जो भी बात करेगा उसको ये चीज़ समझाओ, उसको बोलो ताकि वो खाना खाते खाते बात नहीं करे। तब जाके ना तुम बनोगे असली डॉक्टर। जब तुम सबको रोक टोक लगा पाओगे अच्छी अच्छी चीज़ों में तो तभी ना बनोगे तुम एक्चुअल डॉक्टर। ओके, तो एपिग्लॉटिस एक इंपॉर्टेंट पार्ट है। अब देखो ट्रेकिया वाला पार्ट आ रहा है। ट्रेकिया जो कि मिड थोराइक कैविटी तक जाता है। ट्रेकिया का क्या होता है? देखो पहले होता है प्राइमरी से सेकेंडरी जाता है, सेकेंडरी से टर्शियरी जाता है। अभी जो टर्शियरी ब्रोंकाई है ना, यही इनिशियल ब्रोंक्यूल्स होते हैं, ठीक है, जो कि सपोर्टेड होता है या तो इनकम्प्लीट कार्टिलेजिनस रिंग से या तो थिन टर्मिनल ब्रोंक्यूल्स से। ओके, ये थिन टर्मिनल ब्रोंक्यूल्स जो है या तो ये वेरी थिन वॉल बना लेते हैं या तो ये एल्वियोली मतलब कि वैस्कुलराइज बैग लाइक स्ट्रक्चर एल्वियोली बना लेते हैं। तो यहाँ तक हमें समझ आ रहा था कि हमारा जो एक्सटर्नल नॉस्ट्रिल है वहाँ से एपिग्लॉटिस की जर्नी कैसी थी। पहले तो हमने देखा कि वहाँ से नेज़ल पैसेज में गया मेरा हवा, पर चेम्बर पे गया, फिर वो फेरिंग्स पे गया। फेरिंग्स क्या है? कॉमन पैसेज फॉर फूड एंड एयर। लेरिंग्स पे गया, साउंड बॉक्स है वो। ग्लॉटिस पे गया, ग्लॉटिस से एपिग्लॉटिस पे गया, कार्टिलेजिनस फ्लैप है वो, ठीक है, वहाँ पे मेरी आंखें ख़त्म हो गई, ठीक है। फिर ट्रेकिया से क्या हुआ? ट्रेकिया से वो मिड थोराइक कैविटी तक जाएगा। तो ट्रेकिया का भी तो कुछ पार्ट्स है, वो पहले प्राइमरी ब्रोंक्यूल पे जाएगा, फिर सेकेंडरी पे जाएगा, फिर टर्शियरी पे जाएगा। टर्शियरी पे जाने के बाद वो इनिशियल ब्रोंक्यूल्स में जाता है। अब इनिशियल ब्रोंक्यूल्स है तो दो काम करता है। एक करता है कि वो क्या करता है? इनकम्प्लीट कार्टिलेजिनस रिंग करता है या तो थिन टर्मिनल ब्रोंक्यूल्स करता है, थिन टर्मिनल ब्रोंक्यूल्स करता है, ठीक है। अब ये थिन टर्मिनल ब्रोंक्यूल्स भी दो काम करते हैं, या तो वो बहुत ज़्यादा थिन वॉल बनाता है या तो वो एल्वियोली बना देता है। ओके, आई एम क्लियर विद दिस थिंग। ओके, ये शॉर्ट नोट्स ना बहुत ज़्यादा मायने रखता है, ठीक है, इतना याद रखना। फिर देखो क्या आता है? लंग्स आता है। लंग्स की बारी आती है। ओके, लंग्स। ओके, तो ब्रांचिंग नेटवर्क ऑफ द ब्रोंकाई प्लस ब्रोंक्यूल्स एल्वियोली। लंग्स में क्या होता है? लंग्स में हमारी जो ब्रांचिंग होती है, ब्रांचिंग नेटवर्क ऑफ ब्रोंकाई, ब्रोंक्यूल्स एल्वियोली। ओके, ठीक है, हमें पता चल गया ये बात। अब लंग्स का स्ट्रक्चर देखो, यहाँ है तुम्हारा लंग्स का स्ट्रक्चर। ये देखो, ये वाला जो पार्ट है इसको हम लोग लेरिंग्स कहते हैं। ओके, ये जो पार्ट है ना, ये ऐसे 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 ऐसे, इसको हम लोग ट्रेकिया कहते हैं। ओके, यहाँ पे जो कवरिंग होता है ना उसको हम लोग प्लूरा कहते हैं। यहाँ पे जो छोटे छोटे तुम लोग को फूल जैसे दिख रहा है इसको हम लोग ब्रोंक्यूल कहते हैं। और ये जो एकदम एंडिंग के पार्ट पे जो छोटा छोटा बैग लाइक स्ट्रक्चर है उसको एल्वियोली कहते हैं। यहाँ पे कभी कभी क्या होता है? थोड़ा सा पानी जम जाता है। क्या होता है? पानी जम जाता है। जब प्लूरल फ्लूइड्स के अंदर पानी जम जाए तो उसको हम लोग प्लूरल एफ्यूजन कहते हैं, ठीक है। और एक चीज़ मैं और बता दूँ, ये जो इनर वाला पिंक कलर दिख रहा है इसका मतलब है इनर प्लूरल मेम्ब्रेन, ठीक है। और ये जो आउटर कलर जो दिख रहा है ना येलो कलर का, ये क्या है? आउटर प्लूरल मेम्ब्रेन। सो दो तरह की प्लूरल मेम्ब्रेन होती है, ये याद रखना है। और अगर उन प्लूरल मेम्बर के बीच में क्या करे? पानी घुस जाए अचानक से तो वो क्या हो जाएगा? प्लूरल एफ्यूजन। याद रहेगा? वेरी नाइस। लंग्स एट थोराइक चैम्बर। लंग्स क्या होता है? थोराइक चैम्बर पे रहते हैं, ठीक है। ओके, आई होप आई एम क्लियर अबाउट इट। थोराइक चैम्बर, जो जनरली थोराइक चैम्बर को कौन कौन घिर के रखता है? डॉर्सली बाय वेंट्रल कॉलम, वेंट्रली बाय स्टर्नम, लैटरली बाय द रिब्स एंड डायफ्रागम। ये तो याद रखना पड़ेगा, इसका तो कुछ नहीं कर सकते हम लोग, है ना। देखो यहाँ पे तुम्हारे पास पूरा का पूरा रेस्पिरेटरी का एक अच्छा सा डायग्राम है, इसको देखो और फिर एनालिसिस करो कि कितना कॉम्प्लेक्स होता है हमारे अंदर के मैकेनिज्म्स, है ना। सो चेंज इन थोराइक कैविटी वॉल्यूम इज चेंज इन द लंग्स पल्मोनरी कैविटी वॉल्यूम। इतना हम लोग समझ चुके हैं, अब इसके बारे में थोड़ा बहुत बात करेंगे। ओके, तो आई होप ये वाला पेज हम लोग का डिस्कस हो चुका है। नेक्स्ट पेज पे चलते हैं। ओके, ह्यूमन रेस्पिरेटरी सिस्टम। ओके, ह्यूमन रेस्पिरेटरी सिस्टम के दो भाग हैं, एक तो है रेस्पिरेटरी एंड एक्सचेंज पार्ट, एक है कंडक्टिंग पार्ट। ओके, जो कंडक्टिंग पार्ट होता है ना वो एक्सटर्नल नॉस्ट्रल से टर्मिनल ब्रोंक्यूल तक होता है, और जो रेस्पिरेटरी पार्ट होता है वो एल्वियोली अंदर डक्ट्स में होता है। ओके, तो ये जो एक्सटर्नल नॉस्ट्रल का पार्ट है जो कि कंडक्टिंग पार्ट हो रहा है उसका काम होता है ट्रांसपोर्टेशन ऑफ द एयर। ओके, और जो एल्वियोली अंदर डक्ट्स जो रेस्पिरेटरी एक्सचेंज पार्ट को करता है उसका काम होता है डिफ्यूजन ऑफ O2 CO2 बिटवीन ब्लड एंड एयर। ओके, एटमॉस्फेरिक है क्या यार? एटमॉस्फेरिक है। ये एटीएम का मतलब एटमॉस्फेयर है। हाँ, इस एटीएम का मतलब एटमॉस्फेयर है। माय गॉड, मेरे पेन इतना हैंग क्यों खाता है? कभी कभी नया ख़रीदना पड़ेगा। तो इसका मतलब एटमॉस्फेयर है, एटमॉस्फेयर। होप आई एम क्लियर अबाउट इट। ये एटमॉस्फेयर है। ओके,
तो यहाँ पे ये वाला पार्ट हम लोग समझ चुके हैं रेस्पिरेटरी सिस्टम में क्या होता है। फिर मैकेनिज्म ऑफ ब्रीदिंग। मैकेनिज्म ऑफ ब्रीदिंग में हमें दो पार्ट्स मिलते हैं ऑब्वियसली, एक होता है इंस्पिरेशन, एक होता है एक्सपिरेशन। इंस्पिरेशन में एटमॉस्फेरिक एयर जो होता है वो घुसता है, ठीक है, और यहाँ पे एल्वियोलर एयर जो होता है वो बाहर जाता है। इन दोनों का जो इन एंड आउट वाला मूवमेंट है ना, इसको कंट्रोल कौन कर रहा है? प्रेशर ग्रेडियंट। प्रेशर ग्रेडियंट हो रहा है, इसीलिए ये दोनों काम हो पा रहा है, ठीक है। एक तो ये लंग्स से हो रहा है, एक तो ये एटमॉस्फेयर से हो रहा है, ठीक है। तो अगर इस केस में एटीएम एयर इन एंड एल्वियोलर एयर आउट, अगर इस केस में इंस्पिरेशन के केस में इंट्रापल्मोनरी एटीएम प्रेशर से ज़्यादा होता है तो वो इंस्पिरेशन है, ओके। एंड एल्वियोलर एयर के केस में अगर इंट्रापल्मोनरी से एटीएम प्रेशर ज़्यादा हो गया तो वो एक्सपिरेशन है। सबसे बड़ा डिटरमाइनिंग फैक्टर है ये, ठीक है। चलो इंस्पिरेशन को थोड़ा और जानते हैं। तो कॉन्ट्रैक्शन क्या क्या करता है? एक तो तुम्हारा डायाफ्राम कॉन्ट्रैक्ट करेगा, तुम्हारा जो डायाफ्राम है वो कॉन्ट्रैक्ट कर जाएगा, और क्या होगा? इंटरकोस्टल मसल्स भी तुम्हारे कॉन्ट्रैक्ट करेंगे। इन दोनों को मिला के हम लोग कंक्लूड कर सकते हैं थोराइक चैम्बर एंड वॉल्यूम इंक्रीज करेगा। जो थोराइक चैम्बर होता है उसका वॉल्यूम क्या होगा? इंक्रीज करेगा। लिफ्ट्स अप द रिब्स, रिब्स इंक्रीज हो जाएगा। स्टर्नम भी इंक्रीज हो जाएगा। डॉर्सोवेंट्रिकल एक्सिस मेरा इंक्रीज हो जाएगा। एंटीरियर पोस्चर मेरा इंक्रीज हो जाएगा। तो इंस्पिरेशन के वक्त क्या क्या होगा? थोराइक चैम्बर वॉल्यूम इंक्रीज होगा, रिब्स इंक्रीज होगा, स्टर्नम भी, और मेरा डॉर्सोवेंट्रिकल एक्सिस इंक्रीज हो जाएगा। एंटीरियर पोस्चर भी इंक्रीज हो जाएगा। इंक्रीज इन पल्मोनरी वॉल्यूम, मेरा पल्मोनरी वॉल्यूम तक इंक्रीज हो जाएगा, ठीक है। इंट्रा पल्मोनरी से यहाँ पे एटीएम प्रेशर ज़्यादा रहेगा। यहाँ पे क्या होगा? इंट्रा पल्मोनरी से एटीएम प्रेशर ज़्यादा रहेगा, एयर क्या होगा? बाहर चला जाएगा, ओके। तो हेल्दी ह्यूमन बीइंग 12 से 16 बार ब्रीथ करता है, ठीक है। 12 से 16 बार वो ब्रीथ करता है, और मेनली उसका काम क्या होता है? वो 500 ml तक ऐसे ही एयर को कंज्यूम करता है, ठीक है। कितना? 500 ml, एटलीस्ट 500 ml, ठीक है, वो कंज्यूम करता है। एबिलिटी टू इंक्रीज इंस्पिरेशन एक्सपिरेशन एडिशनल एब्डोमेन मसल्स, ठीक है। अब एक्सपिरेशन की थोड़ी सी बात कर लेते हैं। एक्सपिरेशन में क्या क्या होता है? इंटरकोस्टल मसल्स एंड डायफ्राम रिलैक्स कर जाता है। मतलब कि ये दोनों क्या डाउनवर्ड्स चले जाते हैं, इंटरकोस्टल मसल भी और डायफ्राम भी, ये दोनों डाउनवर्ड्स चले जाते हैं, डिक्रीज करते हैं, ठीक है। डायफ्राम एंड स्टर्नर इन इट्स नॉर्मल पोजीशन, मतलब जो कॉन्ट्रैक्ट हो गया था ना वो नीचे अपने नॉर्मल पोजीशन में आ रहा है, ओके। तो थोराइक वॉल्यूम क्या करता है? डिक्रीज करता है। थोराइक वॉल्यूम डिक्रीज करता है, पल्मोनरी वॉल्यूम भी डिक्रीज करता है। तो इंट्रा पल्मोनरी ज़्यादा होता है एटीएम से, इंट्रा पल्मोनरी इज मोर देन द एटीएम, फिर एयर मूव्स आउट, ओके। ओके मैम, समझ गए। नेक्स्ट पेज पे चलते हैं। रेस्पिरेटरी वॉल्यूम्स। रेस्पिरेटरी वॉल्यूम्स में देखो ये सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट है, क्योंकि एमसीक्यू आने के चांसेस सबसे ज़्यादा रहते हैं, ठीक है। एमसीक्यू जोन है ये। तो इंस्पायर्ड ड्यूरिंग द नॉर्मल रेस्पिरेशन का हम लोग को 500 ml मिलता है ना। यहाँ पे क्या क्या है? यहाँ पे वॉल्यूम से ml ऑफ एयर पर मिनट, ठीक है, वो बताया गया है। तो जब नॉर्मल इंस्पिरेशन एक्सपिरेशन होती है तो 500 ml ऑफ एयर तो हम लोग कंज्यूम कर पाते हैं, ठीक है। जब हेल्दी इंस्पायर और एक्सपायर होता है तब वो 6000 to 8000 ml तक जाता है। जब एडिशन इंस्पायर बाय फोर्सेबल इंस्पिरेशन, कभी कभी होता है ना, हम लोग बहुत ज़ोर से सांस ले लेते हैं, तो उस केस में हम लोग का 25 ml to 3000 ml तक होता है। एडिशनल एक्सपायर मतलब बहुत ज़ोर से सांस को छोड़ रहे हैं, उस केस में भी 1000 to 1100 ml होता है वो, ठीक है, ओके। पर रिमेनिंग इन लंग्स आफ्टर फोर्सेबल एक्सपिरेशन, मतलब इतना ज़ोर से एक्सपिरेशन करने के बाद भी अगर जो अमाउंट रह जाता है वो है 1100 ml to 1200 ml, ओके, समझ गए। और इसके बाद वाली जो कैपेसिटीज़ हैं उसके जो नंबर्स अप्रॉक्सीमेटली दिए नहीं जाते, फिर भी मैं बता देती हूँ। इंस्पिरेटरी कैपेसिटी, इसका मतलब है टोटल एयर वॉल्यूम इंस्पायर्ड बाय नॉर्मल रेस्पिरेशन, ओके। फिर एक्सेप्शन है क्या, सॉरी, एक्सपिरेटरी कैपेसिटी जो होता है वो क्या होता है? टोटल एयर वॉल्यूम एक्सपायर आफ्टर नॉर्मल इंस्पिरेशन, जो हम लोग एक्सपायर करते हैं आफ्टर अ नॉर्मल इंस्पिरेशन उसको बोलते हैं। फंक्शनल रेसिड्यू कैपेसिटीज़ का मतलब होता है रनिंग इन लंग्स आफ्टर नॉर्मल एक्सपिरेशन, जो कि बच जाता है लंग्स में आफ्टर नॉर्मल एक्सपिरेशन। वाइटल कैपेसिटी का मतलब होता है मैक्सिमम एयर ब्रीद आउट आफ्टर द फोर्स्ड इंस्पिरेशन एंड मैक्सिमम एयर ब्रीद इन आफ्टर फोर्सेबल एक्सपिरेशन। तो इंस्पिरेशन के बाद तो एक्सपिरेशन के बाद जो फोर्सेबल होता है, जो मैक्सिमम एयर हम लोग ब्रीद आउट या ब्रीद इन कर पाते हैं, उसको हम लोग वाइटल कैपेसिटी बोलते हैं। एंड टोटल लंग कैपेसिटी का मतलब है सब कुछ मिला के मैं कितना ले सकती हूँ, मेरा लंग्स कितना ले सकता है सब कुछ मिला के, उसी को टोटल लंग कैपेसिटी बोलते हैं, ओके। आई होप आई एम डन। एक्सचेंज ऑफ गैसेस के बारे में बात करते हैं। एक्सचेंज ये कहाँ पे होता है? एक्सचेंज होता है प्राइमरी स्टेट पे, जहाँ एल्वियोली में एक्सचेंज होता है, ठीक है। और किसके अंदर होता है एक्सचेंज? ब्लड एंड टिश्यू के अंदर एक्सचेंज होता है। और गैस कौन से यूज़ होते हैं? O2 CO2। कैसे होता है? सिंपल डिफ्यूजन से होता है, ठीक है। देख रहे हो कैसे तोड़ा है मैंने इसको,
ठीक है, इसको याद रखना है। एक्सचेंज किसके अंदर, प्राइमरी स्टेट टू एल्वियोली तक कैसे होता है, ब्लड एंड टिश्यू तक होता है। गैस कौन सा यूज़ होता है, O2 होता है, CO2 होता है, कैसे होता है, सिंपल डिफ्यूजन में होता है। ओके, समझ गए। रेट ऑफ डिफ्यूजन में क्या आता है, प्रेशर ग्रेडियंट, कॉन्सेंट्रेशन ग्रेडियंट, सॉल्युबिलिटी एंड थिकनेस, ठीक है, समझ गए। एल्वियोली प्राइमरी साइट होता है, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, शायद नीट का सबसे रिपीटेड क्वेश्चन में भी एक है, ठीक है। पार्शियल प्रेशर को हम लोग इंडिविजुअल गैस में, मिक्सचर ऑफ गैस में मार्क कर देते हैं, जिसमें दो तरह की गैसेस निकलती है, एक होता है PO2, एक होता है PCO2। तो जो पार्शियल प्रेशर होता है ना, उसको हम लोग इंडिविजुअल गैस में घुसा देते हैं। हमारे बॉडी में दो गैस का आना जाना लगा होता है, एक होता है O2, दूसरा है CO2। तो अगर पार्शियल प्रेशर उसमें घुसा दिया जाए तो वो PO2 हो जाएगा और PCO2 हो जाएगा। वही देखो कुछ यहाँ पे हुआ है ना। ओके, तो ये टेबल ना याद रखना है एकदम, लर्न बाय हार्ट जिसको बोलते हैं, लर्न बाय हार्ट। मैंने देखा ना बायोलॉजी में भी बता कर रखा है ये टेबल में हर एक इन्फॉर्मेशन बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है, तो ये लर्न करना है, ठीक है। O2 और CO2 के अंदर क्या क्या चेंजेस है, जैसे कि एटमॉस्फेरिक एयर 159 है, इसका 0.3 है। एल्वियोली में 104 है, यहाँ पे 40 है। ब्लड डीऑक्सी यहाँ पे 40 है, यहाँ पे 45 है। तो ऐसा एक पोर्शन जहाँ पे क्या CO2 O2 से ज़्यादा है वो है ब्लड डीऑक्सी, वो यहाँ पे 40 होता है, यहाँ पे 45 होता है, ठीक है। ब्लड ऑक्सी यहाँ पे 95 होता है, सॉरी यहाँ पे 95 था या 45 था, शायद 95 या 45 जो भी हो, ज़्यादा यही है, 40 यहाँ पे होता है। ओके, टिश्यूज़ यहाँ पे 40, यहाँ पे 45। तो दो ऐसे पोर्शन है जहाँ पे कार्बन डाइऑक्साइड ज़्यादा है। कहाँ पे, एक तो ब्लड डीऑक्सी ब्लड को, वहाँ पे ये 45 है, यहाँ पे ये 40 है, और टिश्यूज़ में वो 45 है और ये 40 है, ठीक है। तो ये दोनों पार्ट्स ना थोड़ा सा याद रखना, क्योंकि एक्सेप्शन से ज़्यादा पूछा जाता है, कॉमन से तो ज़्यादा पूछेगा नहीं। ओके, तो ये वाला स्लाइड भी हम लोग का हो चुका है। नेक्स्ट स्लाइड पे चलते हैं। नेक्स्ट स्लाइड पे हम लोग कॉन्सेंट्रेशन ग्रेडियंट देख रहे हैं। कॉन्सेंट्रेशन ग्रेडियंट होता क्या है, कॉन्सेंट्रेशन ग्रेडियंट को हम लोग दो भागों में डिवाइड करते हैं। एक तो कॉन्सेंट्रेशन ग्रेडियंट टिश्यूज़ टू ब्लड होता है, दूसरा ब्लड टू एल्वियोली होता है, ठीक है। O2 ग्रेडियंट यहाँ कहाँ पे होता है, एल्वियोली टू ब्लड, ब्लड टू टिश्यूज़। ओके, ये तो हम लोग जान गए। अब CO2 इज solubility is 20 to 25 times more than O2, ठीक है। CO2 की solubility 20 to 25 times more than O2 होता है। ओके, तो CO2 का अमाउंट O2 से ज़्यादा होता है, क्यों, क्योंकि डिफ्यूजन मेम्ब्रेन पर यूनिट डिफरेंस इन पार्शियल प्रेशर। ओके, तो टोटल थिकनेस इज स्मॉलर देन मिलीमीटर, जो टोटल थिकनेस है वो मिलीमीटर से तो स्मॉल ही है। ऑल बॉडी फैक्टर्स, O2 एल्वियोली टू टिश्यूज़ एंड CO2 टिश्यूज़ टू एल्वियोली, मतलब बॉडी फैक्टर्स को डिवाइड करें तो O2 क्या होते हैं, एल्वियोली से टिश्यूज़ तक, और CO2 टिश्यूज़ से एल्वियोली तक, पूरा उल्टा सीधा काम कर रहा है, ये उधर ये इधर, पूरा उल्टा सीधा काम कर रहा है ये लोग। ओके, फिर क्या है, थिन स्क्वामस एपिथेलियम ऑफ एल्वियोली एंडोथेलियम ऑफ द एल्वियोलरी कैपेसिटी, क्या कि थिन स्क्वामस एपिथेलियम होता है ऑफ एल्वियोली एंडोथेलियम ऑफ द एल्वियोलर कैपिलरीज, मतलब कैपिलरीज के लिए एंडोथेलियम और एल्वियोली के लिए एपिथेलियम। ओके, देखो डायग्राम ना इंपॉर्टेंट है, क्यों बताओ, क्योंकि डायग्राम से ना वो लोग क्वेश्चंस देता है, ठीक है। डायग्राम से क्वेश्चंस आते हैं, तो ये डायग्राम, फिर तुम लोगों का जो डायग्राम मैंने अटैच किया रखा है, तो ये डायग्राम सी फ्रॉम NCERT, यहाँ पे तो छोटा है, हमेशा तो पॉसिबल नहीं है कि यहाँ से जूम करके देखो, तो अच्छा होगा कि NCERT में देख लो, क्या करो NCERT में देख लो। ओके, समझ गए। अब ट्रांसपोर्ट ऑफ गैसेस, पहला गैस क्या है, ब्लड इज़ द मीडियम ऑफ ट्रांसपोर्ट फॉर O2 एंड CO2। हमें ये बात बहुत अच्छे से पता है कि ब्लड क्या करता है, ट्रांसपोर्ट करता है O2 और CO2 के बीच में, ठीक है। अब देखो O2 का प्रोपोर्शन पहले देखते हैं, 97% और 3% का एक रेशियो है इनके बीच में। 97% ऑफ O2 क्या करता है, ट्रांसपोर्टेड बाय RBC इन द ब्लड, तो वो ऑलरेडी ट्रांसपोर्ट हो जाता है, ठीक है। और जो 3% बचता है उसका क्या होता है, कैरिड इन अ डिजॉल्व स्टेट थ्रू द प्लाज्मा, तो क्या होता है, इसको डिजॉल्व स्टेट में प्लाज्मा तक कैरी किया जाता है, ये जो 3% है। ओके, फिर देखो CO2 के केस में क्या होता है, CO2 का 3 डिविजन है, एक तो है 20 to 25 जो होता है ट्रांसपोर्टेड बाय RBC, मतलब ये RBC क्या करते हैं 20 to 25 ट्रांसपोर्ट कर देते हैं। 70% कैरीड एज बाइकार्बन, 70% जो है वो बाइकार्बन की फॉर्म पे आता है, और ये CO2 जो है ये 7% कैरीड इन अ डिजॉल्व स्टेट थ्रू प्लाज्मा, ये क्या होता है, ये 7% क्या होता है, कैरीड इन अ डिजॉल्व स्टेट थ्रू प्लाज्मा। ओके, समझ गए। अब देखो यहाँ पे क्या है, ट्रांसपोर्ट ऑफ द ऑक्सीजन, यहाँ पे हमें अच्छे से ऑक्सीजन डिसोसिएशन कर्व दिख रहा है। ओके, सो O2 विथ हेमोग्लोबिन को हम लोग दो पार्ट्स में डिवाइड कर सकते हैं, एक तो है कि वो PO2 है और PCO2 है, एंड ऑल्सो O2 विथ हाइड्रोजन
मतलब हाइड्रोजन बोल रही हूँ, हेमोग्लोबिन, वो क्या होता है, हाइड्रोजन आयन कॉन्सेंट्रेशन होता है विद टेम्परेचर, हाइड्रोजन आयन कॉन्सेंट्रेशन विद टेम्परेचर। यहाँ पे देखो दो टाइप की चीज़ें हैं, एक है ऑक्सी हीमोग्लोबिन फॉर्मेशन, एक है ऑक्सी हीमोग्लोबिन डिसोसिएशन। अगर फॉर्मेशन हुआ तो हाई PO2, लो PCO2, लेसर कॉन्सेंट्रेशन और लोअर टेम्परेचर, और अगर यहाँ पे डिसोसिएशन हो गया तो लो PO2, हाई PCO2 एंड हाई टेम्परेचर। तो यहाँ पे क्या है, मेरे पास लो PO2 है, यहाँ पे हाई PO2 है, क्योंकि यहाँ पे सिर्फ ऑपोजिट के नाम पे ये दोनों हैं, तो यहाँ से क्वेश्चन तो आ ही सकता है ना, यहाँ से क्वेश्चन आ सकता है। तो यहाँ पे देखो एक लाइन बताना बहुत इंपॉर्टेंट है कि एवरी 100 ml ऑफ ऑक्सीजनेटेड ब्लड डिलीवर अराउंड 5 ml ऑफ टिश्यू इन द नॉर्मल फिजियोलॉजिकल कंडीशन। ये इंपॉर्टेंट है, ये पार्ट में लिखा भी हुआ है, ठीक है। अब ट्रांसफर CO2 की बात कर रहे हैं, यहाँ पे कार्बामिनो हेमोग्लोबिन आता है, अबाउट 20-25% होता है कार्बामिनो हेमोग्लोबिन। कार्बामिनो हेमोग्लोबिन एल्वियोली के प्रेजेंस में हाई PO2 और लो PCO2 देता है, और यही कार्बामिनो हेमोग्लोबिन का जो फॉर्मेशन होता है वो टिश्यूज़ के प्रेजेंस में लो PO2 एंड हाई PCO2 देता है। ओके, सो इसका अगर टोटल इक्वेशन लिखो तो ये है टोटल इक्वेशन, ये है यहाँ पे CO2 + H2, फिर कार्बामिनो देने के बाद H2CO3 बनता है, उसके साथ कार्बामिनो देने के बाद HCO3 बनता है, मतलब कि बाइकार्बोनेट बन जाता है। ओके, कार्बामिनो एनहाइड्रस, ठीक है। ये कार्बामिनो एनहाइड्रस है, इसके दो पार्ट्स होते हैं, एक तो वेरी हाई कॉन्सेंट्रेशन ऑन RBCs एंड माइन्यूट क्वांटिटी इन प्लाज्मा। ओके, दो पार्ट्स होते हैं। टिश्यूज़ का क्या होता है, दो स्टेट्स होते हैं, मतलब टिश्यूज़ का जो साइट्स होता है उसमें बहुत सारी चीज़ें होती हैं, जैसे कि उसका PCO2 हाई रहता है, PCO2 हाई रहता है मतलब कैटाबॉलिज्म हो रहा है मेरा, ठीक है। उसका क्या हो रहा है, CO2 डिफ्यूजेज इन द ब्लड, CO2 ब्लड में डिफ्यूज़ कर रहा है। अब CO2 जब डिफ्यूज़ कर रहा है वो या तो वो बाइकार्बोनेट दे रहा है या तो वो H+ दे रहा है, यहाँ पे दिखाया बाइकार्बोनेट या तो H+। यहाँ पे और क्या क्या दे रहा है, ब्लड के अंदर उसमें RBC एंड प्लाज्मा में दे रहा है, ठीक है। CO2 एज अ बाइकार्बोनेट टिश्यू साइड्स, ओके, टिश्यूज़ के साइड्स हिसाब से वो CO2 को बाइकार्बोनेट हिसाब से दे रहा है। ओके, फिर एल्वियोलर साइड में क्या होता है, मेरा जो PCO2 होता है वो लो होता है। फिर ये क्या होता है, ये ऑपोजिट डायरेक्शन में होता है, जो कि दो डायरेक्शंस बनाता है, एक होता है CO2 बनाता है, एक होता है H2 बनाता है, ठीक है ना। CO2 रिलीज आउट एल्वियोलर साइड, CO2 क्या होता है, रिलीज हो जाता है at the alveolar side. Every 100 ml of deoxygenated blood delivered to 4 ml of CO2 to alveoli. Every 100 ml of deoxygenated blood delivered 4 ml of CO2 to alveoli. ये भी बहुत इंपॉर्टेंट एक पॉइंट है, ठीक है। वहाँ पे मैंने ऑक्सीजनेटेड ब्लड के लिए बताया, यहाँ पे CO2 के लिए भी बता दिया। ओके, अब रेगुलेशन ऑफ रेस्पिरेशन, ध्यान से ये वाला पोर्शन देखना, क्योंकि ये वाला पोर्शन जो NCERT में है ना वो काफ़ी कन्फ्यूजिंग है, ठीक है। यहाँ पे रेस्पिरेशन सेंटर्स है, लोकेशन है और उसके फंक्शंस है, ठीक है। या ये वाला जो वाइट से लिखा हुआ है वो फंक्शन है, मैं फंक्शन मेंशन करना भूल गई, कर देती हूँ, इसको फंक्शन बोलते हैं, सॉरी, ये फंक्शंस है, ये फंक्शंस है यहाँ पे। तो रेस्पिरेटरी सेंटर, पहला रेस्पिरेटरी सेंटर में रेस्पिरेटरी रिदम सेंटर, ठीक है। इसका लोकेशन रहता है मेडुला ऑब्लांगाटा। इसका काम क्या है, ये नॉर्मल इंस्पिरेशन और रेस्पिरेशन को रेगुलेट करता है। क्या, रेस्पिरेटरी रिदम सेंटर, ये नॉर्मल इंस्पिरेशन और रेस्पिरेशन को रेगुलेट करता है। इसका लोकेशन होता है मेडुला ऑब्लांगाटा। फिर क्या होता है, न्यूमोटैक्सिक सेंटर होता है। न्यूमोटैक्सिक सेंटर लोकेशन होता है पॉन्स, ठीक है। पॉन्स होता है इसका लोकेशन, मतलब कि ब्रेन में पॉन्स होता है इसका लोकेशन। मॉडरेट्स द रेस्पिरेशन रिदम सेंटर आफ्टर द रेस्पिरेटरी बाय द रिड्यूसिंग इंस्पिरेशन ड्यूरेशन, मतलब वो क्या करता है, इंस्पिरेशन का जो ड्यूरेशन को है उसको घटा देता है, उसको थोड़ा सा कम कर देता है। पॉन्स का काम है, ठीक है। फिर आता है केमो सेंसिटिव एरिया। केमो सेंसिटिव एरिया कहाँ पे होता है, एडजेसेंट टू रिदम सेंटर, रिदम सेंटर के पास ही, या तो एकदम रिदम सेंटर के बाद में ही होता है केमो सेंसिटिव एरिया, ठीक है। इसका जनरली काम क्या होता है, पहला तो होता है इंक्रीज इन थोड़ा सा जूम कर देती हूँ, इंक्रीज इन कॉन्सेंट्रेशन ऑफ CO2 एंड H+, जो कि मैंने वहाँ पे भी दिखाया तुम लोगों को। और ये दो काम करता है, एक करता है कि रिसेप्टर का काम करता है, जहाँ पे एओर्टिक आर्क एंड कैरोटिड आर्टरी का, या तो ये क्या करता है, एक्टिवेट करता है इस सेंटर को। ये जो केमोसेंसिटिव एरिया है ना उसको एक्टिवेट करता है, इसका दो काम है। ओके, ये दो काम जनरली एक ही काम करता है, वो है सिग्नल टू द रिदम सेंटर। रिदम सेंटर को सिग्नल भेजना इसका प्राइम काम है। कहाँ से, रेमेडियल एक्शन से। ओके, O2 इज द रेगुलेशन ऑफ रेस्पिरेटरी रिदम इन अ क्वाइट इनसिग्निफिकेंट मैनर। ओके, O2 क्या करता है, रेगुलेशन ऑफ रेस्पिरेशन करता है इन द रिदम इन अ क्वाइट इनसिग्निफिकेंट मैनर। ओके, ये वाला स्लाइड भी हम लोग का हो चुका है, ठीक है। अब लास्ट स्लाइड है हम लोग का सबसे इंपॉर्टेंट, डिसऑर्डर्स ऑफ द रेस्पिरेटरी सिस्टम, ठीक है। तो डिसऑर्डर्स में हम लोग क्या क्या देखेंगे, पहले देखेंगे एस्थमा। एस्थमा के बारे में तुमने बहुत बार सुना होगा, इन्फ्लेमेशन ऑफ द ब्रोंकाइल एंड ब्रोंक्यूल्स। इन्फ्लेमेशन का मतलब है कि वहाँ पे क्या होता है, इन्फेक्शन स्टार्ट हो जाना, ठीक है। ब्रोंकाई में और ब्रोंक्यूल्स में इन्फेक्शन को हम लोग क्या कहते हैं, एस्थमा कहते हैं। डिफिकल्टी इन ब्रीदिंग कॉजिंग वीजिंग ड्यू टू इन्फ्लेमेशन, इन्फ्लेमेशन की वजह से एक वीजिंग सा होता है, मतलब एक जलन सी होती है और उसकी वजह से कफ ज़्यादा होने लगता है, हम लोग ज़्यादा कफ करने लगते हैं, इससे क्या होता है, हम लोग का एस्थमा होता है। तो क्या एस्थमा न्यूबॉर्न्स में होता है, या तो ये न्यूबॉर्न्स में भी हो सकता है, या तो ये क्या होता है,
या तो ये बाय बर्थ रहता है या तो बाद में जाके बनता है। द मेन अच्छा इसके एलर्जी के बारे में बताते हैं। एलर्जी है हिस्टामिन। ओके, एलर्जीज का हिस्टामिन होता है, ये एनसीईआरटी में नहीं लिखा हुआ है, ये दोनों चीज़ें एनसीईआरटी में लिखा हुआ है, ठीक है। ये एलर्जी हिस्टामिन होता है। और दूसरी बात है कि ये बाद में भी जाके हो सकता है, ये बाय बर्थ भी हो सकता है। मेन बात है इन्फ्लेमेशन होता है। क्या होता है? इन्फ्लेमेशन होता है। ओके, एम्फाइसीमा मेरा सेकंड है, ठीक है। इसमें क्या होता है, मेरा एल्वियोलर वॉल जो होता है वो डैमेज हो जाता है। इससे क्या होता है, रेस्पिरेटरी सर्फेस क्या होता है, डिक्रीज हो जाता है। मेरा जो एल्वियोलर, सोचो ये लंग्स है मेरा, सॉरी ये बहुत गंदा लंग्स मैंने किया, यहाँ पे सोचो मेरा एल्वियोलर वॉल है, ये सोचो डैमेज हो गया, तो मेरा प्लूरल फ्लूइड जो है वो भी तो काइंड ऑफ यहाँ से हट जाएगा ना। यही हो रहा है, एल्वियोलर वॉल डैमेज हो रहा है, मेरा रेस्पिरेटरी सर्फेस क्या हो रहा है, डिक्रीज हो रहा है। इसके ट्रीटमेंट कैसे होते हैं, ट्रेसीशिप से होती है, अल्फा-1 एंटीट्रिप्सिन। वेरी इंपॉर्टेंट, एनसीईआरटी में नहीं लिखा हुआ है, मैंने ऐसे लिख दिया है यहाँ पर। तो ये एम्फाइसीमा होता क्यों है? एम्फाइसीमा एल्वियोलर वॉल ऐसे वैसे तो डैमेज नहीं होता है एल्वियोलर वॉल। रीज़न इज, एक तो होता है स्मोकिंग जो कि नहीं करना चाहिए, दूसरा होता है क्रॉनिक डिसऑर्डर। क्रॉनिक डिसऑर्डर बाय बर्थ रहने का एक चांस रहता है, ठीक है। एक क्रॉनिक डिसऑर्डर क्या होता है, बाय बर्थ रहने का चांस रहता है। तो सिगरेट स्मोकिंग ये अडैप्टिव होता है, ये क्या होता है, अडैप्टिव होता है, एडैप्टिव। और सिगरेट स्मोकिंग से मैक्सिमम एल्वियोलर वॉल मेरा डैमेज हो रहा है, ठीक है। तो इसको थोड़ा सा ध्यान में रखना है, सिगरेट स्मोकिंग नहीं करना है। तो अब तुम्हें समझ आ रहा है कि सिगरेट स्मोकिंग क्यों अच्छा नहीं है हमारे हेल्थ के लिए, क्योंकि वो एल्वियोलर वॉल को डैमेज कर रहा है, रेस्पिरेटरी सरफेस डिक्रीज़ कर रहा है। रेस्पिरेटरी सरफेस डिक्रीज़ कर रहा है, इसका मतलब है कि वी विल हैव प्रॉब्लम वाइल ब्रीदिंग। वहाँ से क्या होगा, मेरा जो रेस्पिरेटरी ब्लॉक्स है वो धीरे धीरे क्या होगा, बंद होने लगेगा। एंड आफ्टर दैट आई विल हैव अ कैंसर, एंड कैंसर इज़ इक्वल टू डेथ। हमेशा नहीं, कुछ कैंसर ट्रीटेड होते हैं, पर एक एल्वियोलर वॉल डैमेज क्या क्या कर सकते हैं, है ना। तो एम्फाइसीमा को थोड़ा सा इंपॉर्टेंस देना है, सिगरेट स्मोकिंग नहीं करना है, और क्रॉनिक डिसऑर्डर अगर है तो उसका ट्रीटमेंट करा जा सकता है। ओके, ऑक्यूपेशनल रेस्पिरेटरी डिसऑर्डर, ये थोड़ा सा कम देखने को मिलता है पर होता है। ये जनरली इंडस्ट्रीज़ में होता है। कहाँ पे होता है, इंडस्ट्री में होता है। कहाँ पे होता है, जैसे कि ग्राइंडिंग या तो स्टोन ब्रेकिंग। कभी कभी मार्बल इंडस्ट्री में भी ये बहुत ज़्यादा होता है, क्योंकि वहाँ पे स्टोन ब्रेकिंग का काम होता है, या तो ग्राइंडिंग वाला काम जहाँ पे हो रहा है वहाँ पे भी हो सकता है। क्या होता है, लॉन्ग एक्सपोजर ऑफ फ्यूम्स और डस्ट। ये जो डस्ट पार्टिकल्स है, या जो ग्राइंडिंग के केस में डस्ट पार्टिकल्स है, तो स्टोन ब्रेकिंग के केस में जो छोटा छोटा टुकड़ा रह जाता है ना हमारे पास, ड्राई टुकड़ा, वो क्या होता है, वो एक इन्फेक्शन कॉज कर देता है। या तो उसकी वजह से इन्फ्लेमेशन हो जाता है, या तो सीरीज लंग डैमेज होता है। सीरियस होता है, यहाँ पे क्या लिख रही हूँ मैं, सीरियस। ओके, सीरियस लंग डैमेज हो सकता है, ठीक है। सीरियस लंग डैमेज भी हो सकता है, या तो इन्फ्लेमेशन फिब्रोसिस हो सकता है, जिससे पॉलीफरेशन ऑफ द फाइबर टिश्यूज हो सकता है। ओके, तो यहाँ पे उसी डस्ट से या उस स्टोन पार्टिकल से मेरा या तो सीरियस लंग डैमेज हो सकता है, या तो इन्फ्लेमेशन फिब्रोसिस हो सकता है, ठीक है। तो प्रिकॉशन क्या है, प्रिकॉशन है कि मेरे को मास्क पहन के काम करना है। जो भी वहाँ के वर्कर्स हैं जो इंडस्ट्री में काम कर रहे हैं, उनको मास्क पहन के काम करना पड़ेगा, ताकि उनका ये जो लॉन्ग एक्सपोजर ऑफ फ्यूम्स और डस्ट है ना, ये फ्यूम्स और डस्ट ये उनका घुस ना पाए रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट पे, वरना लंग प्रॉब्लम तो होगा ही, इन्फ्लेमेशन भी हो सकता है। इन्फ्लेमेशन होगा तो मेरा क्या होगा, अस्थमा हो जाएगा, है ना। तो प्रिकॉशन यही है कि मास्क पहनना पड़ेगा। इसके दो प्रॉब्लम्स होते हैं, एक होता है सिलिकोसिस ड्यू टू द ब्रीदिंग ऑफ सिलिया, एस्बेस्टोसिस ड्यू टू द ब्रीदिंग ऑफ एस्बेस्टोस पार्टिकल। ये दोनों बहुत इंपॉर्टेंट है, एनसीईआरटी में मेंशन नहीं है, मैंने एक्स्ट्रा पॉइंट के हिसाब से यहाँ पे मेंशन किया हुआ है। तो यहाँ पे हम लोग का चैप्टर एंड होता है। ओके, सो हम लोग का चैप्टर एंड हो चुका है। थैंक यू मेरे साथ इतनी देर तक बने रहने के लिए। पीडीएफ तुमको टेलीग्राम पे मिलेगा, टेलीग्राम का नाम ये है मेघा चक्रवर्ती, मेरे डिस्क्रिप्शन में मिलेगा। कहाँ पे मिलेगा, डिस्क्रिप्शन में मिलेगा। तो जल्दी जल्दी जाओ, डिस्क्रिप्शन से डाउनलोड करो और रिविजन करते रहो। तब तक के लिए जय हिंद। ओके, बाय, स्टे ट्यून्ड।